दिन से द्वीप समूह के अलग अलग कार्यक्रमों में मैं यहाँ उपस्थित रहा हूं। अभी भी एक हार्बर से कुछ एरिया का भ्रमण कर रात को संगठन के साथ भी 2 बैठकें हैं। कल भी कुछ सरकारी मीटिंग्स कर मैं लगभग 12 बजे के आसपास दिल्ली की ओर जाऊंगा। ये कुल मिलाकर 3 दिन का दौरा मेरे लिए भी चिरस्मरणीय रहने वाला है। मैं 2016 में पहली बार यहां आया था, तब पार्टी का अध्यक्ष था और उस वक्त वीर सावरकर जी की स्मृति में एक अखंड ज्योत भारत सरकार की ओर से प्रज्वलित की जा रही थी। वो अखंड ज्योत का प्रज्वलन और वो स्थान का उद्घाटन करने के लिए मैं यहां आया था। मैं बहुत छोटी उम्र का था तब से, जब से सावरकर जी को पढ़ा, मेरे हृदय में हमेशा उनका एक अनन्य स्थान और उनके लिए अनन्य मेरा भक्ति भाव रहा है। मैं मन से मानता हूं कि इतनी उत्कृष्ट राष्ट्रभक्ति शायद ही ईश्वर ने किसी व्यक्ति के दिलो दिमाग में दी होगी जितनी वीर सावरकर में। और हमेशा समय कैसा भी हो, अपने स्टैंड को बदले बगैर, अपने विचारों को बदले बगैर, रास्ते की कठिनाइयों को जानकर, गंतव्य कितना दूर है उसको पहचान कर, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने विचारों को बेबाक तरीके से रखना और पूरे समाज का विरोध भी सहन करना, मैं मानता हूं इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों के अंदर होती है जो वीर सावरकर के अंदर थी। समय से दूर की देखते थे, देश की सारी समस्याओं का अध्ययन था। अंग्रेजों ने फूट करो और राज करो की जो नीति बनाई थी, उसकी हर चालाकी का तोड़ वीर सावरकर के पास। और देश की सुरक्षा संबंधित जितने भी मसले बाद में खड़े हुए, अगर सावरकर जी के अध्ययन को पढ़े तो मालूम पड़ता है कि इसके बारे में भी उनका विजन और उनकी दृष्टि बहुत व्यापक और सर्वसमावेशक थी। सावरकर जी ने इसी भूमि में अपने जीवन के 10 साल बिताए, यही सेल्युलर जेल के अंदर बिताए, अपार यातनाएं और मानसिक त्रास को उन्होंने भोगा, मगर झुकने का नाम नहीं लिया। ऐसे वीर सावरकर को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए यहां आया था, क्योंकि ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव को 130 करोड़ लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से मनाने का संकल्प देश के सामने रखा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने इस बात को उजागर किया और उन्होंने कहा है कि आने वाली पीढ़ियां आजादी के संघर्ष को जान पाए, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को, वीर नायकों को पहचान पाए। कई ऐसे गुमनाम आजादी के स्वतंत्र सेनानी थे जिनको इतिहास में न जगह मिली, न स्थान मिला, न इनकी कोई स्मृति बची। मगर देश भर में छोटे छोटे गांव में भी ऐसे जो स्वतंत्र सेनानी हैं, उनको चुनकर उसकी स्मृति में कुछ न कुछ किया जाए, जिससे हमारी नई पीढ़ी इससे देशभक्ति के संस्कार प्राप्त। और यही ऊर्जा, यही संस्कार, यही प्रेरणा ही आने वाले दिन में भारत के हर नागरिक को देश के लिए जीने का जज्बा पे। कई बार मैं युवाओं से बात करता हूं, मुझे थोड़े
मजाकिया टोन में भी कुछ युवा पूछते हैं और कुछ उनके मन में पजल होती है, इसलिए भी पूछते हैं कि साहब हमें बताइए, हम तो भगत सिंह कैसे बने, देश तो आजाद हो गया। तब मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा जन्म ही आजादी के बाद हुआ है। देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, मगर देश के लिए जीना हमारे हाथ है। अगर हम हमारा जीवन देश के लिए जिए, हमारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देश के साथ जोड़कर देखें और देश की छोटी समस्याएं, चाहे अपने घर की होगी, मोहल्ले की होगी, गांव की होगी, प्रदेश की होगी या देश की, वो बाधाएं, वो समस्याओं को दूर करने के लिए हम गिलहरी की तरह योगदान कर ले तो ये राम सेतु बन ही जाएगा। देश महान बनने से कोई नहीं। जब राम सेतु बनता था, एक छोटी सी गिलहरी समंदर में जाती थी, अपने शरीर को गीला करती थी, रेत के अंदर अपने आप को घुमाती थी और फिर राम सेतु पर जाकर वो रेत को वहां डालकर वापिस समुद्र में जाती थी। जब नील ने देखा, उसको लेकर प्रभु श्री राम के पास गए और कहा कि प्रभु ये गिलहरी इस तरह से कर रही है, ये नादान है, इसने लाई हुई थोड़ी सी रेत से क्या ये राम सेतु बनेगा? तब श्री राम ने कहा कि मेरे, आपके और समस्त वानर सेना के योगदान से ये गिलहरी का योगदान बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से भले हम पर कोई दायित्व नहीं, हम समाज के अंदर एक ऐसे वातावरण की निर्मित कर सकते हैं, हम समाज के अंदर एक ऐसा वायुमंडल बना सकते हैं जो वायुमंडल देश को महान बनाने की दिशा में, जो वायुमंडल युवाओं को प्रेरित करता, जो वायुमंडल देश की समस्याओं का निरसन करने के लिए काम करे। इस प्रकार का वायुमंडल का निर्मित तो हम कर ही सकते हैं। और संकल्प लेने का वर्ष विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि हमारी पार्टी की स्थापना ही महान भारत की रचना के लिए हुई है। हम सत्ता के लिए राजनीति में आए हुए लोग, हम विचारधारा से बंधे हुए लोग, और हमारी विचारधारा महान भारत की रचना की विचारधारा है। ये संकल्प लेने का वर्ष, अगर 130 करोड़ लोग इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर एक छोटा संकल्प ले, इतना बड़ा परिवर्तन इस देश में आ सकता है। संकल्प भले व्यक्तिगत है। एक छोटा सा 10 साल का बच्चा कह देगा कि मैं जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों को नहीं तोड़ूंगा, और पूरा जीवन अगर वो नियम नहीं तोड़ता है तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक छोटी सी 3-4 साल की बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मेरे जीवन में मैं भोजन की थाली में झूठा अन्न नहीं छोड़ूंगी, अन्न का बिगाड़ मैं नहीं करूंगी, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आ सकता है। अगर हम तय करते हैं कि मेरे रूम से बाहर जाने से पहले लाइट, पंखे और एसी की स्विच हम बंद कर देंगे, तो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन है। महान काम करने की जरूरत है। आपके भाग्य में होगा तो आप भी करिएगा, मगर छोटे छोटे काम हम सब कर सकते हैं, और वो सबसे ज्यादा है। अगर 130 करोड़ लोग इस प्रकार का संकल्प लेते हैं तो 130 करोड़ संकल्प का संपुट मां भारती को महान बनाने से रोक ही नहीं सकता। विश्व में हमारा उचित स्थान हमें मिलना ही मिलना तय होगा। अब कल्पना करिए, 130 करोड़ लोग एक ही दिशा में एक एक कदम बढ़ाते हैं तो 130 करोड़ कदम देश आगे बढ़ता है। जरूरत है एक दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प करने की। और मित्रों, इसलिए ये जो वर्ष है, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समस्त देशवासियों के लिए, मगर हमारे लिए विशेष रूप से
देश के लिए संकल्प करने का वर्ष है। और सेल्यूलर जेल, मैं तो जब भी वहां जाता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन लोगों को जब इतनी यातनाएं दी होगी, क्या सोचकर सहन करे होंगे। कई ऐसे लोग थे जो जमींदार कुटुंबों से आते थे। बंगाल का सूची मैंने देखा, कई जमींदारों का नाम, कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स का नाम अंदर था। कई बड़े धनपतियों के बेटे यहां जेल में रहे और कोलू में बैल की जगह बंद कर तेल निकालने का काम किया, कोड़े खाए, पारावार यातनाएं सहन करी और सामने घनघोर अंधेरा था। एक ऐसी सत्ता के सामने वो लड़ रहे थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। मालूम नहीं उन्होंने अपने जीवन में आजादी को देखा या नहीं देखा, कई लोग नहीं देख पाए होंगे। मगर जब हम सोचते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो लड़ाई वो न लड़ते तो आज हम स्वतंत्र भारत में हवा नहीं थे, श्वास नहीं ले सकते थे। इस भारत की स्वतंत्रता ऐसे अज्ञात करोड़ों स्वतंत्र सेनानियों के बलिदान, तपश्चर्या और उनके समर्पण के कारण, और वर्ष है उनके सपनों का भारत बनाने का। और मोदी जी ने अभियान आगे बढ़ाया। मैंने आज अंडमान निकोबार के सभी साथियों को अपील करने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो वर्ष है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को भारत माता को पुनर्समर्पित करें और पूरा जीवन भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। ये संकल्प लेने का वर्ष आज हमारे लिए है, दिन आज हमारे लिए है। यही अंडमान निकोबार की भूमि पर सुभाष बाबू आजाद भारत का सबसे पहला तिरंगा फहराए थे। भले आजादी अल्पजीवी नहीं, मगर आजादी के लड़ने वालों में वो महान योद्धा ने देश के एक भूभाग को आजादी दिलाने का काम किया था। बहुत बड़ा कठिन सफर उन्होंने तय किया था। सबमरीन के अंदर और कार 35,000 किलोमीटर का सफर तय कर ये आदमी ने उस युद्ध के अंदर आजाद भारत को आजाद कराने का प्रयास किया था। आप कल्पना करिए, कहां कलकत्ता है, कहां बर्लिन, बीच में अफगानिस्तान आता है, रसिया आता है। ये सब घूम घाम कर अंग्रेजों से नजर बचाते बचाते बर्लिन पहुंचे और आजाद हिंद भारत की स्थापना की। सिंगापुर पहुंचकर वहां सरकार बनाने का काम किया। वो महान व्यक्तित्व, वो आजादी का महान सेनानी भी इस भूमि पर खड़ा होकर बोला था कि मेरे जीवन में मैंने आजाद भारत का तिरंगा फहराते देख लिया, मेरा जीवन सफल हो गया। अंडमान निकोबार हो। और जब भी मैं यहां आता हूं, अफसर भी बोल जाते हैं, लोग भी बोल जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जाता हूं तब भी अफसर भी बोल जाते हैं, लोग भी बोल जाते हैं। यहां बोलते हैं आइलैंड और मेनलैंड, और नॉर्थ ईस्ट में कहते हैं नॉर्थ ईस्ट और मेनलैंड। मैं अंडमान निकोबार वाले को, सभी भाइयों बहनों को, जनता को भी कहना चाहता हूं, यही मेनलैंड है, एक हो जाए। ये भारत का झबकता हुआ हृदय है, यही मेनलैंड है, ये भारत का हिस्सा है। जितना मैं जिस गुजरात से आता हूं, इतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा मेरा यह अंडमान और निकोबार है। मैं भी इसको अपने साथ, क्योंकि स्वतंत्रता का सबसे बड़ा संग्राम और देश भर से स्वतंत्र सेनानी जो लड़ते थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या यही यज्ञ वेदी के अंदर आहुति देकर करी। इससे बड़ा कोई स्थान हो नहीं सकता। इसलिए हम सब ने मन में से मेनलैंड कंसेप्ट ही निकाल दीजिए, ये अंडमान निकोबार ही हमारा मेनलैंड है, और इसको मानकर हमने आगे करना चाहिए। मित्रों, यहाँ पर मोदी जी ने ढेर सारे काम किए। मैं गिनाऊं तो बहुत लंबा समय जाएगा। जल जीवन मिशन में 66,000 परिवार को शुद्ध पीने का पानी दिया है। स्वनिधि ये छोटे से राज्य क्षेत्र में 100% पहुंची है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है। एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड
यह 100% इम्प्लीमेंट हो चुका है। आज ही मैं 29 स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण कर आया। इसको मिलाकर 129 स्वास्थ्य सेवा केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। अब कहीं पर भी एक भी नया स्वास्थ्य केंद्र बनाने की जरूरत नहीं है। केरोसिन मुक्त हमारा अंडमान निकोबार हो गया है। हर घर में गैस पहुंचा दिया गया है। हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम समाप्त हो गया है। शहरी क्षेत्र में भी हर घर में शौचालय पहुंचाने का काम हो गया है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का 11,500 लोगों को 5 लाख तक की सुविधा का सारा फायदा पहुंचाने की शुरुआत होगी। और कोरोना के अंदर भी यहां पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। मित्रों, मैं कई बार कांग्रेस के नेताओं को सुनता हूं, तब मुझे सवाल आता है कि किस विश्वास से बोलते हैं, किस मिट्टी के बने हुए, इतनी जोर से और निर्लज्जता से कोई झूठ कैसे बोल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई 60 साल तक आपने शासन किया, देश में 4 पीढ़ी शासन किया, मुझे बताओ तो अंडमान के हर घर में आप शौचालय पहुंचा पाए थे क्या? हर घर में बिजली पहुंचा पाए थे क्या? गरीब व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पहुंचा पाए थे क्या? इतने सारे आरोग्य केंद्र बना पाए थे क्या? मित्रों, ढेर सारे काम जो हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, हर व्यक्ति को अपना जीवन स्तर ऊपर उठाने का मौका देते, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने। आप कल्पना करिए, घर के अंदर गैस नहीं है और माता धुएं वाले घर में रहती है, लकड़ियां जलाकर, टहनियां जलाकर, कंडे जलाकर खाना पकाती है। उसकी स्वास्थ्य का क्या होगा? आंख की ज्योति चली जाती है, फेफड़ों में धुआं जाकर वो फाइब्रोसिस से कसमय ही मृत्यु का वरण करती है। हर घर में गैस देकर मोदी जी ने 13 करोड़ माताओं को कसमय मौत से शरण में जाने से बचाने का काम। 10 करोड़ शौचालय बनाकर एक 15-16 साल की बच्ची खुले में शौच क्रिया करने जाएगी, कितनी शर्म आएगी उसे। वो रात पड़ने की राह देखती थी बेचारी, आज वो भी हम सब की तरह शर्म से मुक्त होकर, निश्चिंत होकर अपने घर में बने हुए शौचालय का उपयोग कर सकती है। वो सारी बच्चियों शर्म से बचाने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और एक कांग्रेसी आज भी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि काम तो हम कर रहे हैं, हमने किया था, फला किया था, ढीका किया था। भाई, इतने साल से कनेक्टिविटी की बात चलती थी। चेन्नई से अंडमान निकोबार तक का सबमरीन केबल लगाने का आपको सोच भी आया था क्या? बताओ, आया था भाई? आया था? मोदी जी ने 18 में चालू किया, 20 में समाप्त कर दिया। आज यहां पर कनेक्टिविटी का कोई कांग्रेस में सरकारें कैसे चलती थी? एक सरकार सोचती थी, दूसरी सरकार योजना बनाती थी, तीसरी सरकार टेंडर निकालती थी, चौथी सरकार काम को चालू करती थी और 5वीं सरकार आई तो उद्घाटन करती थी। और कई सारे प्रोजेक्ट तो बीच में ही 5 सरकारों के अधर में लटक जाते थे। मोदी जी ने देश में कार्य संस्कृति बनाई है। मोदी जी ही भूमि पूजन करते हैं और मोदी जी ही लोकार्पण करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो सरकार इसका भूमि पूजन करती है, वही सरकार इसका लोकार्पण करती है। इसीलिए विकास इतना द्रुत गति से, तेज गति से आगे बढ़ा है। 1224 करोड़ रुपए की लागत का 12 प्रमुख द्वीपों को जोड़ने वाला आज एक प्रोजेक्ट समाप्त हो गया है। पोर्ट ब्लेयर में 200 Gbps और अन्य द्वीपों में 100 Gbps की कनेक्टिविटी आज आप सबके लिए उपलब्ध है। ये फ्लैग पॉइंट, जहां देश का सबसे पहला तिरंगा फहराया गया, सुभाष बाबू जैसे व्यक्ति ने, वो भुला दिया गया था। जब वो घटना को 75 साल हुए, मोदी जी यहां आए
और मोदी जी ने 2018 में यहां फिर से 100 फुट ऊंचा तिरंगा लगाकर सुभाष बाबू की 3 द्वीपों का पुनः नामकरण किया गया। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और नेताजी द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। कभी इन लोगों को विचार ही नहीं आया, कभी विचार नहीं। गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, महात्मा गांधी नहीं भाई, हाँ आप गलत मत समझते, उनका भी नाम तो नहीं बोलते हैं। ये 2 परिवार के अलावा किसी का विचार ही नहीं आया। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी सरदार पटेल की प्रतिमा बनाकर सरदार पटेल को उचित सम्मान दिया। सुभाष बाबू के जन्मदिन को पराक्रम दिवस नाम देकर आज पूरी सरकार मना रही है। देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों और युवाओं को सुभाष बनने की प्रेरणा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। ढेर सारे काम लटके हुए थे, मुझे कोई जवाब दे अंडमान निकोबार के कांग्रेस से थोड़ा कि भाई आप क्या करें, जरा बताओ ना आप क्या करें। अक्षय ऊर्जा परियोजना 20 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट की स्थापना शुरू हो गई। इलेक्ट्रिक कारें और बसें ढेर सारी मात्रा में यहां भेज दी गई है। कल गोगो फेरी का मैंने ही उद्घाटन किया और 500 यात्री और 150 टन मालवाहक जहाज को भी अंडमान निकोबार प्रशासन को दे दिया है। सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम पूरा हो गया है। धनी खाड़ी बांध की ऊंचाई बढ़ाई है। मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है। कोई जरा हिसाब तो मांगो भाई, आप लोग क्यों नहीं मांगते बताओ। मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? मांगेंगे। 12 के 12 द्वीपों पर इसका कच्चा चिट्ठा लेकर जाइए और कांग्रेसियों से हिसाब मांगे कि आपने क्या किया बताओ भाई। ये तो सारा हमारी सरकारों ने किया। क्या किया आपने? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरव के साथ जाए। मैं आपको बताता हूं, आपने चुनी हुई सरकार ने 7 साल में ऐसा काम नहीं किया कि जिसके कारण सर से आपका सर झुके। ऐसा काम किया है कि सीना तान कर उन्नत मस्तक कर देश के सामने आप जा सकते हो। इस प्रकार का काम बहुत बड़े, आज भी लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट का मैंने या तो लोकार्पण किया या तो उसका भूमि पूजन किया। और मैं कहकर जाता हूं कि किस में है 22 के अंत पहले ये सारे प्रोजेक्ट समाप्त हो जाते। विकास को जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। यहां कई सारे जनसंघ के समय के कार्यकर्ता, जनसंघ से लेकर आज तक कोई भी मैनिफेस्टो आप उठाकर देख लीजिए, 3 चीजें कॉमन निकलेंगी। 19 तक का मैं अध्यक्षता मैंने भी रखा था 3 चीजों को। 3 चीजें कॉमन निकलेंगी कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 और 35 को हटाएंगे। हम सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर बनाएंगे। और हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक का कानून को समाप्त। रखते थे या नहीं रखते थे भाई? जरा जोर से बोलो यार, रखते थे या नहीं? दोबारा पूर्ण बहुमत मिला। मोदी जी ने 6 महीने के अंदर तीनों 3 चीजें हमारे घोषणा। धारा 370 भी हट गई। श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का शिलान्यास मोदी जी ने अपने हाथों से किया। और 303 तलाक का अन्यायी कानून जो मुस्लिम माताओं बहनों को न्याय करता था उसको भी निरस्त करने का काम मोदी जी ने। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी ने देश की सुरक्षा को भी सुरक्षित करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए। मैं आज कहना नहीं चाहता, मैं फिर से यहाँ आने वाला हूँ कुछ समय के बाद। आज थोड़ा हड़बड़ी में हुआ है।
मौसम भी ठीक नहीं था, बहुत सारे कार्यकर्ता आ नहीं पाए, मगर अगली बार कार्यक्रम की शुरुआत ही कार्यकर्ता सम्मेलन से करेंगे, तो पूरा समय आपका। जय श्री राम। पर्यटन, नारियल और मत्स्य पालन, ये तीनों अंडमान निकोबार की आर्थिक स्थिति को बदलने वाले 3 चीजें हैं। मैं फिर से रिपीट कर, पर्यटन, मछली पालन और नारियल, ये तीनों के संपूर्ण दोहन के लिए मोदी जी ने एक योजना बनाई है और बहुत अल्प समय के अंदर मोदी जी इसकी घोषणा करेंगे। पर्यटन के लिए दुनिया चकाचौंध हो जाए इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होने वाली है। मछली पालन के लिए आज कुछ शुरुआत की है, मगर इससे भी अच्छी कई योजनाएं आ रही है। और नारियल के भी 130 प्रकार के जितने उपयोग हो सकते हैं वो करने के लिए क्वायर बोर्ड विदेश के लोगों से बात कर एक कार्य योजना बना रहा है। और इन तीनों योजनाओं को लागू करते ही अंडमान निकोबार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। और पर्यटन के लिए इसका बेस वर्क करने का काम तो अभी चालू हो गया है। ब्रिज बनाना, वहां पर थोड़ा होटलें बनाना, ये कराना, वो कर, ये सब काम चालू हो चुका है और इसकी पूरी योजना भी मोदी जी लेकर आएंगे। मत्स्य पालन के लिए भी ढेर सारी योजनाएं अभी चालू कर दी है। जो मेन योजना का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, 4 हाई डेंसिटी पोली एथिलीन जेटी का निर्माण किया है, मछली बाजार का भी निर्माण किया है, 250 मेट्रिक टन की भंडारण क्षमता के लिए 2 इकाइयों का हमने स्थापना ऑलरेडी कर दिया है। परंतु इसको और अच्छे तरीके से विश्व के बाजार में हम बेच पाए, इस प्रकार की व्यवस्था लेकर आते हैं। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि आजादी के अमृत महोत्सव को घर घर लेकर जाइए। देश के अंदर एक चेतना, देश के अंदर एक जागृति, देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वर जगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने करना चाहिए। मोदी जी ने जो स्वप्न देखा है महान भारत की रचना का, ये पूरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। ये दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, देश भर के लोगों को वो स्वप्न के साथ जोड़कर एक नई ऊर्जा निर्मित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। मित्रों, आज आप सबने भी बहुत जगह पे, बहुत कार्यक्रमों में मेरा मन से स्वागत किया है और आज इतनी बारिश में भी आप सभी लोग आए, मुझे मिलने का मौका दिया। कार्यकर्ताओं को जब मिलते हैं सरकार में जाने के बाद तो एक नया जोश और एक नई ऊर्जा और एक मन को संतोष की भावना जरूर होती है, क्योंकि मैं तो सालों तक संगठन का काम करता रहा। आज मेरा दायित्व सरकार में है तो कई बार तो ससुराल गए हो ऐसा महसूस होता है, मगर इस प्रकार के सम्मेलन में जाते हैं तो अपने घर वापिस आ जाने का जैसे महिलाओं को आनंद होता है, ऐसा तो साथ अर्थ में आप लोगों को मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। और मैं दोबारा आऊंगा तब आराम से बात करेंगे, उस वक्त थोड़ी चिंता भी करेंगे कि सभी द्वीप के कार्यकर्ता यहाँ आ जाए और एक अच्छी बातचीत हो और भारतीय जनता पार्टी को कैसे मजबूत बनाना, इसके लिए आज हम प्रदेश के जिम्मेदार लोगों के साथ भी रात को बैठने वाले हैं, पूरी कार्य योजना बनाएंगे। अध्यक्ष जी ने कह दिया कि सरकार क्या करे इसके लिए बैठने वाले हैं। ये कोई बात मैं सुनने वाला ही नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी कैसे मजबूत बने इसके लिए मेरे साथ उनको बैठना है। काम का एजेंडा है तो लेकर दिल्ली आइएगा। मैं मेरे एजेंडे से आया हूं यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना और हमारा आजादी का अमृत महोत्सव का जो काम है उसको लोगों तक पहुंचाना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अर्थ में आपको मिलकर मन को बहुत शांति की अनुभूति हुई, आनंद भी हुआ। वंदे मातरम।